नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हम स्कूल व्याख्याता प्रथम पेपर का इतिहास का पोर्शन पढ़ रहे थे। उसमें हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख व्यक्ति चल रहा था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को हमने पढ़ लिया था। आज एक विशेष व्यक्तित्व जवाहरलाल नेहरू के बारे में बात करने वाले हैं। नेहरू जी का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान रहा, हम इनको प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से किस प्रकार पढ़ते हैं और हमारे एग्जाम में प्रश्न कैसे आता है, इतना ही मायने रखता है। बाकी नेहरू जी का जब हम राजनीतिक जीवन के बारे में डिस्कशन करेंगे, उनके राजनीतिक विचारों के डिस्कशन करेंगे, एक लंबी लिस्ट है विद्यार्थियों। हमें अपना एग्जाम का पैटर्न और परीक्षा का स्तर कैसा है उसके आधार पर चलना है। बड़ा कॉमन लेवल का स्तर होता है और निश्चित रूप से उसके आधार पर हम कुछ बातें मैंने ऐड की है। मुझे लगा कि यहाँ तक ठीक है ना। मैंने वैसे बहुत एडवांस लेवल में बातें शामिल कर दी है और इनके संबंधित जो प्रश्न बनते हैं ना विद्यार्थियों, हमेशा ही प्रश्न बना है तो वो बना है इनकी किताब को लेके। अभी तक जो प्रश्न बना है इनकी किताब को लेके बना है, तो एक पूरा डिस्कशन रहेगा। आप नोट्स बनाते रहना, मुझे लगता है कि हम अच्छा कर लें। पहला प्रश्न मैंने इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में ऐड किया है कि नेहरू जी के प्रारंभिक जीवन के बारे में कौन सा कथन सही है ना। एग्जामिनर कभी भी यहाँ से कोई प्रश्न पुटअप नहीं करता है, फिर भी हम एक न्यू के रूप में हम इसको लेके चलेंगे। इनका जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में हुआ था। इनके पिता मोतीलाल नेहरू और माता स्वरूप देवी थी। इन्होंने लॉ की डिग्री कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। इनकी शिक्षा है, प्रारंभिक शिक्षा इनकी लगभग कहते हैं कि 11-12 वर्ष की आयु में लगभग कहते हैं ये इंग्लैंड चले गए थे वहाँ शिक्षा प्राप्त करने, है ना। लगभग बाद में लगभग 12-13 साल वहाँ लगभग रहे थे। इनकी पत्नी का नाम कमला कमला कोल और इनकी बहन का नाम विजय लक्ष्मी पंडित था विद्यार्थी, है ना। इनके जीवन परिचय के बारे में आपको ज्यादा उलझना नहीं है, सिर्फ ये वर्ष जरूर याद रखना विद्यार्थी। कभी कभार क्या होता है कि कोटेशन का कोई प्रश्न आता है ना, तो वहां 2-3 नेहरू की गतिविधियां दे देते हैं और सीधा एक डाल देते हैं कि नेहरू जी का जन्म 1888 में हुआ, 1889 में हुआ। इस प्रकार को कथन सत्य सत्य का पूछ लेना, वहां ये चीजें हमारे काम आएगी। अब जो नेहरू जी के जन्म और मोतीलाल नेहरू का भारतीय राजनीति में योगदान पहले से चल रहा था विद्यार्थी। मोतीलाल नेहरू गांधी के विचारों से प्रारंभ में प्रभावित थे, फिर स्वराज दल की ये सॉरी उसमें हाँ स्वराज पार्टी की अलग से वो स्थापना करते हैं, तो वो एक दूसरा दल बन गया था कांग्रेस का। परंतु भारतीय राजनीति में मोतीलाल नेहरू का योगदान पहले से चल रहा था, तो इनको जवाहरलाल नेहरू को सेटल होने में ज्यादा टाइम लगा नहीं था, क्योंकि ये लगभग कांग्रेस के करीबी रहे थे और बाद में विशेषकर जवाहरलाल नेहरू भी कांग्रेस की गतिविधियों में शामिल रहे थे, है ना। तो ये भी नेहरू जी भी समाजवाद के बड़े समर्थक थे विद्यार्थियों, है ना। लोकतांत्रिक समाजवाद के ये बड़े समर्थक थे। तो नेहरू की क्या क्या बातें हैं इसको हम मेंशन करने का प्रयास करेंगे। ये इनके छोटा सा जीवन परिचय है। ये विजय लक्ष्मी पंडित है ना, ये इनकी बहन थी विद्यार्थियों, ठीक है, याद रखना। कैम्ब्रिज विद्यालय में कहते हैं इन्होंने वहीं पे उसकी कंटेंट कोई कॉलेज था विद्यार्थी, वहां पे इन्होंने स्नातक की शिक्षा प्राप्त की थी। बाद में कैम्ब्रिज से ही इन्होंने लॉ की डिग्री प्राप्त की। वकालत का इन्हें बड़ा चाव का कार्य था विद्यार्थियों। और इंडियन नेशनल आईएनसी, है ना, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों में शामिल रहे थे। एक सुभाष चंद्र बोस की थी भारतीय एक पार्टी बनाई हुई थी। सुभाष चंद्र बोस की गतिविधियां जब हम 1938 का जब अधिवेशन पढ़ते हैं, त्रिपुरा अधिवेशन पढ़ते हैं, तो वहां इनके मतभेद रहे थे विद्यार्थियों, है ना। पूरा एक डिस्कशन इसके बारे में रहेगा। आजाद हिंद फौज की बात हम करते हैं, है ना। तो आजाद हिंद फौज की के ऊपर जो मुकदमा चला था ना, उस मुकदमे में विद्यार्थियों ये वकील पक्ष की ओर से ये शामिल थे विद्यार्थियों, है ना। आजाद हिंद फौज के ऊपर जब मुकदमे चले थे तो उनके ऊपर कहते हैं कि वकीलों के श्रेणी में ये विद्यार्थी उनके साथ रहे थे, ना। तो एक लंबा राजनीतिक इनका करियर रहा है। भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं, रक्षा मंत्री के रूप में भी इन्होंने एक कार्य किया था विद्यार्थी, ना। एक ये बेसिक प्रश्न है इसका।
अब नेहरू जी की भारतीय राजनीति में प्रवेश को लेकर एक प्रश्न मैंने बनाया है। जवाहरलाल नेहरू भारतीय राजनीति में प्रवेश के बारे में कौन सा कदम सही? ये लगभग कहते हैं 1912 में ही इंग्लैंड से वापस आते हैं, अपनी लॉ की कॉलेज की डिग्री प्राप्त करके लगभग कहते हैं कि भारत वापस आते हैं। और 1912 में विद्यार्थियों ये लाइन सबसे मोस्टली लाइन है, ये पहला अवसर था जब भारतीय राजनीति में ये प्रवेश करते हैं और कांग्रेस की गतिविधियों में शामिल होते हैं। तो ये पहला अवसर था, याद रखना। तो ये पहला बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अलग से आप लिख लेना कि इन्होंने 1912 में बांकीपुर अधिवेशन विद्यार्थियों पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था, याद रखना, भाग लिया। अध्यक्ष नहीं बने हैं, याद रखना, अध्यक्ष नहीं बने, अभी तक अध्यक्ष नहीं बने, अध्यक्ष बहुत बाद में बने थे। तो याद रखना, भारतीय राजनीति में प्रवेश कह सकते हैं, कांग्रेस की गतिविधियों में शामिल होना कह सकते हैं, कांग्रेस के किस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू शामिल होते हैं, तो 1912 में होते हैं। और बांकीपुर अधिवेशन में विद्यार्थियों ये कहते हैं कि कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार भाग लेते हैं, है ना। 1917 में नेहरू जी होम रूल लीग में शामिल हो गए थे, ये हुए थे एनी बेसेंट वाले लीग में शामिल हुए, एनी बेसेंट। तो एनी बेसेंट के द्वारा जो होम रूल लीग चल रहा था, बाल गंगाधर राव वाली बात है ना। तो एनी बेसेंट के द्वारा जो होम रूल लीग चलाया गया था, आंदोलन चलाया गया था, उस होम रूल लीग की जब स्थापना की गई तो स्थापना में कहते हैं कि उनके सदस्य के रूप में नेहरू जी भी जुड़े थे। याद रखना, ये होम रूल लीग से भी जुड़े थे। 1919 में ये गांधी जी के संपर्क में आते हैं। इनके बाद विद्यार्थी कहते हैं कि गांधी जी की जितनी भी गतिविधियां रही है निश्चित रूप से हमेशा ही समर्थक रहे हैं, है ना। तभी तो गांधी जी ने कहा है कि हमारा उत्तराधिकारी मिल गया है। तभी तो गांधी जी ने 1947 में लगभग वो बात कही थी कि हमें अब लगता है कि हमें उत्तराधिकारी मिल गया है, और इनको ही प्रधानमंत्री का पद बाद में दिया गया था। तो स्वामी भक्ति का बिंदु था विद्यार्थियों, उसके आधार पर उनको वो पद मिला था, है ना। तो गांधी जी संपर्क में आए। अब तो गांधी जी के संपर्क में आएंगे तो निश्चित रूप से अहिंसा और सत्य की बातें चलेगी, है ना। तो उसी विचारधारा में वो शामिल हो गए। 1920 से 22 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। अब धीरे धीरे इन्होंने भारतीय राजनीति में प्रवेश करना कर दिया। तब 1920 में जब असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था, तो असहयोग आंदोलन में भी कहते हैं कि इन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया था, सहयोग भी किया था। तो भारतीय राजनीति के प्रवेश में बिंदु हम पढ़ सकते हैं कि बांकीपुर अधिवेशन इनका सबसे महत्वपूर्ण बात थे विद्यार्थियों। ये 1912 में बांकीपुर अधिवेशन में कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल होते हैं, होम रूल लीग में शामिल होते हैं, इनके सदस्यता भी लेते हैं। 1917 में गांधी जी से संपर्क में आते हैं, असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार इनके राजनीतिक जीवन का ये प्रारंभ होता है। और बाद में धीरे धीरे जैसे ही समय बीतता गया, एक बड़ा व्यक्तित्व बन के कांग्रेस के सामने आया, और निश्चित रूप से अपने विचारों से, अपने कार्यों से निश्चित रूप से उनका एक बड़ा ओहदा रहा है भारतीय राजनीति में। सबका एक तुलनात्मक अध्ययन होता है विद्यार्थियों। इतिहास की विचारधारा जब चलती है ना, इतिहास लेखन कार्य जब चलता है ना, तो उस कालखंड की बातों को वर्तमान में तोल कर लिखा जाता है तो वो गलत बातें हो जाएगी। अगर उस कालखंड की बातें उस कालखंड की सोच के आधार पर लिखी जाए तो वो बातें उस कालखंड में सही लगेगी, अभी वर्तमान में वो बातें सही नहीं लगती है। तो इसलिए कहता है ना, कभी भी किसी राष्ट्रवादी व्यक्तित्व का तुलनात्मक अध्ययन करना हो, उस कालखंड की परिस्थितियों के अनुसार हमें करना चाहिए, ना कि वर्तमान के अनुसार। वर्तमान में वो बातें गलत हो सकती हैं। तो इनका एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में, राजनीतिक इतिहास लेखन के रूप में इनकी अलग अलग चर्चाएं चलती रहती है ना। तो याद है 2% हमारे यहाँ से ये बात, इसको मैंने वेरी इंपॉर्टेंट लगा दिया है, मोस्टली ये चीज अच्छी है। एक पर्सन मैंने यहां से और अच्छा पर्सन, उम्मीद है कि यहां से एक पर्सन बनेगा। नेहरू के बारे में जब भी पर्सन बनेगा, उसकी पुस्तकें बनेगा या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में इनका योगदान विद्यार्थी। मोस्टली पर्सन यहां से बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और नेहरू जी की सक्रियता के बारे में सही। 1923 में
कांग्रेस के महासचिव नियुक्त किए गए थे। यहां से धीरे धीरे इनकी पदोन्नति शुरू होती। 1912 में हमने अभी पढ़ा बांकीपुर अधिवेशन। बांकीपुर अधिवेशन पहली बार किसी कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुए थे, वो बांकीपुर अधिवेशन था। 1923 में इनको कांग्रेस का महासचिव बनाया गया था। 1924 से 26 तक लिख लेना, 1924 से 26 तक विद्यार्थियों इलाहाबाद नगर निगम के ये अध्यक्ष भी रहे थे। इलाहाबाद नगर निगम के ये अध्यक्ष भी। 1929 का साल आता है विद्यार्थियों, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के ये अध्यक्ष चुने। 1929 का समय आता है जब कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के विद्यार्थियों यहाँ अध्यक्ष चुने गए थे। स्वराज का यह प्रस्ताव पारित किया गया था और 1930 की बात है, स्वतंत्रता दिवस लाहौर में झंडा लहराया गया था। तो वो घटनाक्रम आपको सब ही पता है, उतना डीपली हमको नहीं जाना, ठीक है ना। इतना याद रखना है कि पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे, पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में शामिल हुए वो अलग बात है, वो ये है। आपको आता है पर एग्जामिनर क्या करता है कि आपके शाब्दिक गलती करवाता है, शब्दों के जाल में एग्जामिनर फंसा देता है और आप वहां उलझ जाते हो। तो याद रखना वो समय जब वो कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुए थे 1912 का है बांकीपुर अधिवेशन। वो अधिवेशन जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे तो वो 1929 का विद्यार्थियों लाहौर अधिवेशन। 1931 के विद्यार्थियों कराची अधिवेशन में इन्होंने मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पास किया था, तैयार किया था, प्रस्ताव पास किया था। ये बहुत बड़ी बात है। ये जवाहरलाल नेहरू की जब हम बात करते हैं ना, तो नेहरू जी विद्यार्थी नागरिक अधिकारों के प्रबल समर्थक थे। नागरिक अधिकारों, नागरिक अधिकारों के प्रबल समर्थक थे विद्यार्थी। तभी तो इन्होंने मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित किया था। मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव इन्होंने ही तैयार किया था विद्यार्थी। और वो प्रस्ताव किस में रखा गया था, 1931 के कराची अधिवेशन में रखा गया था। इसमें ये अध्यक्ष नहीं थे, ये बात याद रखना। अध्यक्ष अभी तक हमने पढ़ा 1929 में पहली बार अध्यक्ष बने हैं लाहौर के अधिवेशन, जबकि कराची अधिवेशन में इन्होंने मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव तैयार किया था। ये बात दोनों याद रखना, ये बहुत मुश्किल बात है, बहुत मुश्किल बात है। 1936 में लखनऊ अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे विद्यार्थियों। दोबारा जब अध्यक्ष बने तो वो अधिवेशन कौन सा है, वो लखनऊ अधिवेशन है। फिर से अधिवेशन अध्यक्ष बने 1937 के फैजपुर अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। लखनऊ अधिवेशन, फैजपुर अधिवेशन। अब यहाँ एक गाइडों में आपके शायद कोई गलती मिल सकती है कि 1937 में कोई अधिवेशन हुआ ही नहीं था, ऐसा भी किताबों में लिखा मिलता है कि 1937 में जब हमारे होते हैं प्रांतीय चुनाव, भारत में क्या होते हैं, प्रांतीय चुनाव होते हैं। प्रांतीय चुनाव में भाग लेना या नहीं लेने को लेके कांग्रेस के भी दो धड़ बट गए थे विद्यार्थी, ठीक है ना। 1937 में किताबों लिख रहा है कि चुनाव अधिवेशन कोई हुआ ही नहीं था विद्यार्थियों, जबकि कुछ किताबें ये लिखती है कि 1937 में फैजपुर अधिवेशन के ये अध्यक्ष बने थे और 1936 के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। ये अधिवेशनों वाली बात कंफर्म याद रखना, है ना। अब ये दोनों अधिवेशन किसी किताब में 1936 ही दे रखा है। तो जैसा प्रश्न आए उसके आधार पर करना। सीधा प्रश्न आ जाए कि कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने नहीं की, तो लाहौर अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन, फैजपुर अधिवेशन। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता यहाँ पे नहीं की। इस प्रकार आपको जैसा प्रश्न पूछता है उसके आधार पे आपको उत्तर देना। अब एक और यह विवाद का विषय चलता है कि जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के कितनी बार अध्यक्ष बने थे, है ना। कुछ स्रोत उल्लेख करते हैं कि कितनी बार बने थे, 4 बार। कुछ स्रोत कितनी बार उल्लेख करते हैं, 4 बार, जबकि माना जाता है कि कितनी बार बने हैं, 3 बार, ठीक है ना। अब ये विवाद का विषय चलता क्यों है, क्योंकि देश को समझना। आप विवाद का विषय क्यों चलता है समझना, क्योंकि कहते हैं कि 1948 की बात है, 48 में ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। कहीं कोई किताब ये लिखती है, ठीक है। अब आजादी के बाद की बात करें तो 1951 से 54 तक कांग्रेस के 3 बार वो और अध्यक्ष रहे थे। 1951 से 54 तक 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे।
कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे, परंतु मानना यही जाता है कि 1947 तक के जो कांग्रेस के अधिवेशन है ना, उनको ही मूल्यतः माना जाता है। बाद के न तो कोई अधिवेशन हुए हैं, ना ही इतना कोई बड़ा कोई ऐसा पर्पज रहा है, सिर्फ अध्यक्ष नियुक्त करते थे, जबकि अधिवेशनों वाला मामला 1947 तक लगभग खत्म हो गया था विद्यार्थी। ठीक है ना। तो मूलतः हमारे अधिवेशनों की बात करें तो कराची अधिवेशन में तो अध्यक्षता नहीं की थी, मूलतः लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की, फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की। इस आधार पर कह सकते हैं कि सबसे ऑथेंटिक 3 बार अध्यक्ष बने थे। अगर आपके ऑप्शन में 3 बार नहीं मिले तो 4 बार आपको करना है। ऑप्शन में दोनों कभी साथ नहीं आएंगे, या तो 3 या 4 आएगा, फिर 3 4 नहीं आए तो फिर आएगा 7 बार, क्योंकि ये 3 और ऐड कर दिए जाएंगे। कुल कितनी बार अध्यक्ष बने थे, इस प्रकार 7 भी ऑप्शन में मिल सकता है। तो जैसा आपको प्रश्न पूछ रहा है उस शैली से आपको उत्तर देना। उम्मीद है कि आपको ये मेरी बात समझ में आ गई हो, क्योंकि बहुत सारी किताबों में सीधी लाइन डाल रखी है, तो फिर वो बात आपके समझ में आती नहीं है ना। तो आप नोट्स के रूप में इन चीजों को ऐड कर लेना, मेरे अनुसार आपका काम हो जाए। कांग्रेस की अध्यक्षता, अधिवेशनों में बातें और नेहरू का योगदान विद्यार्थियों, ये एक बड़ा इंपोर्टेंट बिंदु रहता है, हमेशा इंपोर्टेंट। हाँ, थोड़ी बहुत विवाद की बातें हैं, परंतु मैंने सारी चीजें आपके सामने क्लियर कर दी। ये एक हिडन पर्सन है, ये एक हिडन पर्सन है। स्पेशल ही नेहरू के बारे में ये आप स्टार लगा के याद कर लेना कि जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से स्थापित इंडियन सिविल लिबर्टीज यूनियन के बारे में, ये एक संस्था थी। ये कहते हैं कि एक धार्मिक संस्था थी, एक सामाजिक संस्था के रूप में भी कह सकते हैं, एक धार्मिक संस्था के रूप में भी इसको कहा। इसे किसी भी धर्म का कोई संबंध नहीं था, किसी भी समुदाय से, कोई विशेष समुदाय से संबंध नहीं था विद्यार्थी, किसी राजनीतिक विचारधारा से संबंध, बड़ी ही अच्छी पार्टी बनाई गई थी, एक यूनियन बनाई गई थी, इंडियन सिविल लिबर्टीज। कौन सी? इंडियन सिविल लिबर्टीज कहते हैं कि विद्यार्थियों इन्होंने बनाई थी। अब इसमें बात समझना कि स्थापना 1936 में होती है। स्थापना कब होती है? 1936 में स्थापना करते हैं, और नेहरू में की गई, सॉरी बंबई में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? नेहरू जी के द्वारा। 1936 में नेहरू जी के द्वारा कहते हैं विद्यार्थियों इसकी स्थापना। तो एक तो वर्ष याद रखना है, और सबसे बड़ी बात है कि प्रश्न आपको देगा ना, प्रश्न आपको ऐसे नहीं, ये नहीं पूछेगा, प्रश्न आपको देगा इंडियन सिविल लिबर्टीज यूनियन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो वहां आपको ऑप्शन नेहरू भी मिलेगा, वहां सरदार पटेल भी मिलेगा आपको, वहां मौलाना अबुल कलाम आजाद भी मिलेगा, वहां अंबेडकर भी ऑप्शन मिलेगा। तो वहां दिक्कत हो जाएगी, वहां कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए, तब हम अच्छा कर सकते हैं। याद रखना, ये लिबर्टीज वाली बात याद रखना, ठीक है। 1936 में नेहरू जी के द्वारा स्थापना की जाती है। इसका उद्देश्य नागरिक अधिकारों की सुरक्षा करना। मैंने ये बात पहले भी बताई है, नेहरू जी नागरिक अधिकारों और मौलिक अधिकारों के बड़े समर्थक थे विद्यार्थी, मौलिक अधिकारों के बड़े समर्थक थे। कराची अधिवेशन में इन्होंने मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव रखा था, कराची अधिवेशन 1931। ये बात मैंने आपको पहले ही डिस्कशन कर ली। रविंद्रनाथ टैगोर को इसका अवैतनिक अध्यक्ष बनाया गया था, जबकि वास्तविक अध्यक्ष कौन था विद्यार्थियों? सरोजनी नायडू को बनाया। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है। वास्तविक अध्यक्ष, वास्तविक अध्यक्ष कौन था? सरोजनी नायडू इसकी वास्तविक अध्यक्ष थी, जबकि स्थापना 1936 में होती है। नागरिक अधिकारों की सुरक्षा को लेकर इसका गठन किया गया था, नेहरू के द्वारा किया गया था, और नाम था इंडियन सिविल लिबर्टीज यूनियन के नाम से इसका गठन किया। तो नेहरू के बारे में एक ये हिडन बिंदु है जहां आपको ये किताबों में नहीं मिलेगा। तो मैं इस पूरे प्रश्न को वेरी इंपॉर्टेंट, भाई संभावना होती है कि सबसे टफ चीज क्या बन सकती है, सबसे टफ अगर नेहरू के बारे में प्रश्न बनाना, ये बिंदु आपका थोड़ा सा ध्यान में रखना।
कुछ और इनके राजनीतिक जीवन के बारे में कुछ तथ्य और देखो कि नेहरू के राजनीतिक जीवन से संबंधित कुछ अन्य तथ्य। ब्रुसेल्स में 1927 में विद्यार्थियों आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस की ओर से भाग लिया था। ब्रुसेल्स में कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस का विद्यार्थी सम्मेलन होता है। उस सम्मेलन में कहते हैं कि कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से शामिल होने वाला व्यक्ति कौन था? वो था विद्यार्थियों नेहरू। नेहरू लोकतांत्रिक समाजवाद के बड़े समर्थक थे। लोकतांत्रिक समाजवाद, ये लोकतांत्रिक समाजवाद ही आगे कहता है फेबियनवाद, यही है फेबियनवाद। इसलिए नेहरू को भारतीय फेबियनवाद कहा जाता। इसीलिए नेहरू के लिए एक शब्द काम में लेते हैं, मैंने लिस्ट में एक बिंदु ऐड किया है कि भारतीय फेबियनवाद किसको कहते हैं। तो विद्यार्थियों, ये फेबियनवाद वही है, लोकतांत्रिक समाजवादी क्या कहलाता है? फेबियनवाद कहलाता है। तो लोकतांत्रिक समाजवाद के ये बड़े समर्थक थे और इस समाजवादी सम्मेलन के भाग लेने के लिए ब्रुसेल्स गए थे विद्यार्थी 1927। तो ये बिंदु अच्छा बिंदु। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बन गए, अच्छी बात है। समाजवाद के बड़े विचारक थे, अच्छी बात है। और 1938 में विद्यार्थियों गठन किया गया था राष्ट्रीय नियोजन समिति। गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया। सुभाष चंद्र बोस ने इस राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। इस समय अधिवेशन कौन सा था विद्यार्थियों? हरिपुरा अधिवेशन चल रहा था। हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बनाया गया था विद्यार्थियों। उस अधिवेशन में याद रखना इसका गठन किया गया था। उस अधिवेशन में इसका क्या किया गया था? गठन किया गया था, हरिपुरा अधिवेशन। तो यह बात याद रखना, इसके अध्यक्ष थे। ये प्रश्न कई बार एग्जाम आया हुआ है कि राष्ट्रीय नियोजन समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है नेहरू और पटेल के बारे में, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना कि राष्ट्रीय नियोजन समिति का विद्यार्थियों गठन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था, जबकि बोस ने इनको अध्यक्ष बनाया था। याद रखना, तो अध्यक्ष थे ये विद्यार्थियों, गठन करता नहीं थे, स्थापना करता तो विद्यार्थियों सुभाष चंद्र बोस ही था, ठीक है। तो दो बातें यहां से आपको याद रखनी है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बात ये कुछ बातें हैं जो नेहरू के बारे में, इनकी व्यक्तित्व के बारे में कुछ बातें हमने डिस्कस। 5% हो गए। ये अच्छा बिंदु, समझना इस चीज को, आप समझ कि जवाहरलाल नेहरू जेल की यात्रा के बारे में कौन सा? जवाहरलाल नेहरू की जब भी हम बात करते हैं तो इनका एक बिंदु आता है कि अलग अलग कालखंड में अलग अलग जेलों में रहे थे ये। तो एक समग्र रूप से मैंने एक प्रश्न अलग ही बना दिया है ताकि कोई प्रश्न पूछ ले कि कौन सी जेल में, किस आंदोलन के दौरान कौन सी जेल में रहे थे। इस प्रकार का एक मुझे लगता है कि कोई प्रश्न बन सकता है, संभावना है। तो संभावना है तो फिर हमें पूरा पढ़ना ही। तो नेहरू की जेल यात्रा के बारे में देखो कि पंचशील सिद्धांत 1954 चीन के साथ, गुट निरपेक्षता विदेश नीति नेहरू की देन है। एक लाइन मैंने थोड़ी इसमें अलग ऐड कर दी है ना, कोई बात याद रखना। पंचशील समझौता हुआ था चौ एन लाई के द्वारा, चीन के साथ हुआ था। अखंडता एकता को लेके 5 सिद्धांत बनाए गए थे, याद रखना। तो पंचशील सिद्धांत का संबंध किससे है? जवाहरलाल नेहरू से है। वो पंचशील सिद्धांत में आपको लिखे उसकी फोटो में आपको भेज दूंगा, आप उसमें वो 5 सिद्धांत लिख लेना, ये जगह छोड़ देना आप, है ना। एक ये चीज लिख लेना कि पंचशील सिद्धांत या पंचशील समझौता 1954, और 5 लाइन छोड़ देना वीडियो, उसमें अखंडता को लेके है, कोई भी राष्ट्र किसी पे आक्रमण नहीं करेगा, दोनों राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता का सम्मान करेंगे, ऐसी कुछ 5 बातें हैं। तो 5 बातें लिखनी पड़ेगी विद्यार्थियों। एक प्रश्न पहले से आया हुआ है कि नेहरू के पंचशील सिद्धांत में शामिल नहीं है, तो वो 5 बातें मैं आपको शायद कल शाम तक या आज शाम तक मैं उनको भेज दूंगा। तो 5 ये लाइन आप छोड़ दें, ये लिखने पड़ेगी, ये अलग से एक बिंदु आप लिख लेना। तो पंचशील सिद्धांत के ये कर्ता दाता थे गुट निरपेक्ष विदेश नीति की नेहरू की देन है विद्या।
1961 की बात है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन शुरू होता है। गुटनिरपेक्ष का मतलब हम विदेश नीति के बारे में पढ़ते हैं कि किसी भी दल में शामिल नहीं होना। इस समय सोवियत संघ, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका, दो दलों में विश्व बंटा हुआ था विद्यार्थियों। दो ध्रुवीय व्यवस्था इस समय चल रही थी, है ना। तो उस दौर में विद्यार्थियों एक विश्व के सामने गुटनिरपेक्षता की नीति, एक तीसरा विकल्प दुनिया के सामने नेहरू ने रखा था। जोसेफ बराज, टिटो, युगोस्लाविया के वो वाली बातें, वो अलग। भारतीय राजनीति में हम पढ़, विश्व राजनीति में हम पढ़ते हैं गुटनिरपेक्षता। तो गुटनिरपेक्षता की नीति विद्यार्थियों मोती जवाहरलाल नेहरू की देन, है ना। पूरे राजनीतिक जीवन में 9 बार जेल गए थे विद्यार्थी। लगभग कहते हैं कि 9 वर्ष इन्होंने जेल में बिताए थे। कुल राजनीतिक जीवन 9 वर्ष, 9 बार तो जेल में गए हैं और कुल 9 वर्ष इन्होंने कहते हैं कि जेल में ही बिताए जीवन काल के, है ना। तो आंकड़ा ये याद रखना। परंतु एक जॉन गुंथर नामक का एक पत्रकार होता है, वो कहता है कि ये 7 बार जेल गए, है ना। वही बात है, अध्यक्ष वाली बात, 3 बार, 4 बार, 7 बार, है ना। उसी प्रकार एक बेसिक रूप से प्रश्न बने कि जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कितनी बार जेल में गए थे। तो याद रखना 9 बार गए थे। पर्टिकुलर ये आपको दे दे कि जॉन गुंथर ने कितनी बताई है। तो जॉन गुंथर ने विद्यार्थी कितनी बताई है, 7 बार बताई। अब असहयोग आंदोलन के दौरान लखनऊ जेल में रखा गया था। असहयोग कब की बात है, 1921 की बात है। 1921 की बात है, जब इनको असहयोग आंदोलन में गांधी जी के सहयोगी के रूप में बने थे। तो कहते हैं कि इनको लखनऊ जेल में रखा गया था। सेवनीय अवज्ञा आंदोलन, यह बात कब की है, 1930 की बात है, 31 की बात है। इस समय इनको कौन सी जेल में रखा गया था, ये इलाहाबाद की नैनीताल जेल में रखा गया था। कौन सी जेल की, इलाहाबाद, इलाहाबाद की नैनीताल जेल में रखा गया। फिर 1934-35 की बात आती है कि 1934-35 के दौरान या जब वो एक्ट आया था 1935 का एक्ट, तो कांग्रेस ने इस एक्ट को नकार दिया था विद्यार्थी। उन गतिविधियों में कहते हैं कि नेहरू को अल्मोड़ा जेल में रखा गया था। नेहरू को अल्मोड़ा जेल में रखा गया था। फिर भारत छोड़ो आंदोलन की बात है विद्यार्थियों, तो हम बात करते हैं 1942 की। के दौरान इनको अहमदनगर किले में कैद रखा गया था विद्यार्थी। अहमदनगर किले में कैद रखा गया था, जो सबसे लंबी अवधि थी 963 दिन विद्यार्थी। 963 दिन सबसे लंबी अवधि विद्यार्थियों किसी जेल में बिताई है नेहरू जी ने। तो याद रखना अहमदनगर जेल में बिताई थी 963 दिन। तो कुछ ये बातें हैं जो मुझे लगा कि ये शायद आपका कॉन्सेप्ट किताबों में उलझाया हुआ है ना। कहीं की बात कहीं डाली हुई, तो मुझे लगता है कि ये आपका क्लियर हो गया होगा कि 9 बार राजनीतिक जीवन में जेल गए हैं। गुंतर साहब कहते हैं कि ये 7 बार जेल गए हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान लखनऊ जेल में रखा गया था। सेवनीय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नैनीताल जेल में रखा गया था। 1934-35 के कालखंड में इनको अल्मोड़ा जेल में रखा गया था विद्यार्थी। भारत छोड़ो आंदोलन की गतिविधियों के दौरान इनको अहमदनगर किले में कैद करके रखा गया था। और अहमदनगर किले की कैद विद्यार्थियों इनके जीवन की सबसे लंबी कैद थी 963 दिन विद्यार्थी, 963 दिन। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं इनकी नेहरू जी की जेल यात्रा के दौरान। मुझे लगता है, उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में ना। 6% हमारे यहां से हो गई। अब इनके बारे में सबसे 1% और है क्या, कुछ बात और कि नेहरू जी के बारे में कुछ अन्य तथ्य। 1955 में विद्यार्थियों भारत रत्न से सम्मानित किया गया, है ना। मौलाना अबुल कलाम आजाद को भारत रत्न से सम्मानित कब किया गया था, कमेंट करके बताना। पिछली क्लास में मैंने आपको वो चीज पढ़ाई है। उसी प्रकार विद्यार्थी 1955 में कहते हैं कि नेहरू जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि के भाषण को ट्रस्ट विथ डेस्टिनी कहते हैं विद्यार्थियों। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में आता है कि ट्रस्ट विथ डेस्टिनी ये भाषण किसका संबंधित है, किस व्यक्तित्व से संबंधित है, ये कई बार एग्जाम में आ सकता है। तो इसको अलग से नोट करके लिख लेना विद्यार्थियों
ट्रस्ट विथ डेस्टिनी। किसका भाषण है? जवाहरलाल नेहरू का भाषण है। आजादी की मध्य रात्रि को विद्यार्थियों जो भाषण दिया गया था स्वतंत्रता कि हमारा देश आजाद हो चुका है, उस आजादी की वो घोषणा विद्यार्थियों वो कहलाती है ट्रस्ट विथ डेस्टिनी। 27 मई 1964 को विद्यार्थियों कहते हैं कि नेहरू जी की कहते हैं कि निधन हो गया। ठीक है, नेहरू जी को भारतीय फेबियन कहते हैं। ये स्टार लगा के याद कर लेना विद्यार्थी, ये आपको लाइन कहीं नहीं मिलेगी। फेबियन की विचारधारा होती है, फेबियन एक व्यक्ति था, उस फेबियन की विचारधारा के नाम पे फेबियन विचारधारा पड़ी थी। और फेबियन विचारधारा वही है समाजवादी लोकतांत्रिक समाजवाद। फेबियनवाद का मतलब क्या है? लोकतांत्रिक समाजवाद। ठीक है, तो भारतीय फेबियन किसको कहते हैं? भारतीय फेबियन विद्यार्थियों जवाहरलाल नेहरू को कहा। दो बात याद रखना, एक तो ट्रस्ट विद डेस्टिनी इनका भाषण था, स्वतंत्रता का मध्य रात्रि का भाषण, और इनको भारतीय फेबियन भी कहा जाता। कुछ दो और बातें मुझे लगता है कि एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण। अब नेहरू के बारे में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन, अभी तक जो हमने पढ़ा, पर्सन बने या नहीं बने, चांस कम भी हो सकते हैं, अधिक भी हो सकते हैं, परंतु डेफिनेटली नेहरू के लेखन कार्यों से पर्सन बनता है। डेफिनेटली फिक्स पर्सन है। कोई भी एग्जाम चले जाना, आपका फर्स्ट ग्रेड का प्रथम पेपर का आप पेपर पर्सन देखना, अगर नेहरू के बारे में पर्सन बना है तो पुस्तक का जरूर जरूर। तो सारी जो 8-10 किताबें हैं मैंने 2 प्रश्नों में बांट के इसको तैयार किया कि नेहरू जी के लेखन कार्य के बारे में सही। 1928 में सोवियत रूस नामक पुस्तक लिखते हैं। 1929 में पिता के पत्र पुत्री के नाम लिखते हैं, इस प्रकार का लिखते हैं, राइट टू फादर विथ डॉटर, है ना, ऐसा कुछ है, इंग्लिश का है, हिंदी में आप ध्यान रखें, कोई दिक्कत नहीं। 1936 में हिंदुस्तान और विश्व, वर्ल्ड और इंडिया, वर्ल्ड एंड इंडिया। 1936 में हिंदुस्तान में 18 महीने ये लिखी थी 1938 में विद्यार्थियों। 1940 में इन्होंने लेखन कार्य किया था चीन, स्पेन और ये विश्व। और 1941 में हिंदुस्तान की एकता, यूनिटी ऑफ हिंदुस्तान, यूनिटी ऑफ हिंदुस्तान, हिंदुस्तान की एकता, यूनिटी ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, याद रखना, ये प्रारंभिक काल की मैं बात करूं तो ये सबसे प्रसिद्ध किताब है। इन 6 किताबों की बात करूं, अगर कोई पूछने लायक बिंदु है तो हिंदुस्तान की एकता, यूनिटी ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है ना, तो ये बात याद रखनी है। पिता पुत्र के नाम पत्र है। अब पर्सन सबसे टफ पर्सन बना सकता है एग्जामिनर, कह सकता है कि कौन सी पुस्तक नेहरू के द्वारा नहीं लिखी, इसलिए मैं सारी चीजें ऐड कर रहा हूं। और याद रखने वाली बिंदु है हिंदुस्तान की एकता। एक किताब तो ये है, वर्ष याद रखो या नहीं रखो, परंतु ये नाम जरूर याद। कुछ पुस्तकें ये हैं, और नेहरू जी के विचारों को प्रचारित करने वाला ये पर्सन, इस पर्सन की आपको हर लाइन याद होगी, हर लाइन तो मैं बातें आपको बता रहा हूं। 6 किताबें मैंने बता दी। हिंदुस्तान की एकता उस समय की सबसे प्रसिद्ध, उस पर्सन की सबसे प्रसिद्ध बिंदु था। अब आता है 1936 का वर्ष, मेहरी कहानी, एन ऑटोबायोग्राफी, एन ऑटोबायोग्राफी, टूवर्ड्स फ्रीडम, आजादी की ओर। इसमें देखो बात समझना विद्यार्थियों कि ये होता क्या, 1936 में एक पुस्तक लिखते हैं मेरी कहानी, है ना, ये अल्मोड़ा जेल में लिखते हैं। याद रखना, ये जेल का नाम याद रखना विद्यार्थियों, अल्मोड़ा जेल में लिखी थी, और ये इनकी आत्मकथा है। ये इनकी क्या है? आत्मकथा है। तो 1936 में मेरी कहानी, इसको इंग्लिश में कहते हैं एन ऑटोबायोग्राफी। अब जब 1941 में जब इसका अमेरिकी संस्करण निकला था, अमेरिकी संस्करण याद रखना विद्यार्थियों, अमेरिकी संस्करण जब इसका निकला, अमेरिका में जब इसका संस्करण निकाला गया था ना विद्यार्थी, अमेरिकी संस्करण, क्या 1941 में जब अमेरिकी संस्करण निकाला गया तो इसका नाम उसमें रखा था विद्यार्थियों टू वर्ड्स फ्रीडम, टू वर्ड्स फ्रीडम,
आजादी की ओर। तो दोनों एक ही बात है, याद रखना। मेरी कहानी, आजादी की ओर एक ही पुस्तक है विद्यार्थियों, दोनों चीज आप ध्यान रखना। शायद कोई टेक्निकल इश्यू हुआ है, इसको अभी जस्ट वापस कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। हम यहाँ पे पढ़ रहे थे नेहरू जी की आत्मकथा एंड ऑटोबायोग्राफी पढ़ रहे थे, और ये इन्होंने अल्मोड़ा जेल में लिखी थी, और टू वर्ड्स फ्रीडम इसका दूसरा नाम क्या, ठीक है ना। दोनों ही बातें आप याद रखना, मेरी कहानी और आजादी की ओर दोनों एक ही बात है। इसका इंग्लिश वर्ड जरूर याद रखना, ऑटोबायोग्राफी या टू वर्ड्स टू फ्रीडम, है ना। टू वर्ड टू फ्रीडम, इसका 1941 में इसका संस्करण निकला था ना, तब इसका कहते हैं कि नाम रखा गया था टू वर्ड्स फ्रीडम, ठीक है ना। तो एक किताब सबसे प्रसिद्ध किताब रही है इनकी, और मुझे लगता है कि आपको अगर प्रश्न मिलेगा तो एग्जाम में प्रश्न मिलेगा तो आपको यहाँ से लगभग क्लियर। फिर 1934 में विश्व इतिहास की झलक, ग्लिम्पस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, अपनी पुत्री इंदिरा को लिखे थे विद्यार्थियों, नैनीताल जेल। याद रखना, बहुत शानदार किताब है, 1934 की बात है, विश्व इतिहास की झलक। इसका इंग्लिश वर्ड याद रखना, ग्लिम्पस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, ये पुस्तक लिखी थी, और ये प्रश्न आया भी था विद्यार्थियों। नेहरू जी ने नैनीताल जेल से अपनी पुत्री को जो पत्थर के रूप में लिखे थे, बातें जो लिखी थी वो किस रूप में लिखी थी विद्यार्थियों, तो याद रखना विश्व इतिहास की जो झलक नामक नाम था। इंग्लिश वर्ड इसका जरूर याद रखना, यह भी सबसे प्रसिद्ध किताब है। 1944 में इन्होंने लिखी भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अहमदनगर कैद में रह रहे थे ना, अहमदनगर कैद, मैंने अभी बताया ना आपको कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये जेल में रहे थे, है ना। सबसे लंबी अवधि तक की वो जेल के कारावास थी। तो 44 में विद्यार्थी भारत की खोज लिखी थी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, इनकी सबसे प्रसिद्ध किताब ये भी रही है, हर एग्जाम में इसका एक प्रश्न आता है। 1958 में इन्होंने लिखी थी ए बेंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, ए बेंच ऑफ ओल्ड लेटर्स भी इन्होंने लिखी थी। और मैं समाजवादी और जनतंत्रीय हूँ, एक कथन विद्यार्थी इनका जवाहरलाल नेहरू का है। मैं समाजवादी हूँ, ये मैंने आपको बताया था क्लास में कि किसने कहा था विद्यार्थियों, वो मैंने आपको बताया कि विवेकानंद ने कहा था कि मैं समाजवादी हूँ। मैं नास्तिक क्यों हूँ, वो मैंने बताया था, सो भगत सिंह के बारे में बताया था। मैं एक समाजवादी और जनतंत्रीय हूँ, ये नारा किसके द्वारा दिया गया था, ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। तो ये पीपीटी विद्यार्थियों आपको याद रखनी ही रखनी है कि इसकी आत्मकथा पूछ ले तो मेरी कहानी है, अगर इंग्लिश में इसका नाम आ जाए तो एन ऑटोबायोग्राफी है। इसको टू वर्ड्स फ्रीडम भी विद्यार्थी 1941 का जब अमेरिकी संस्करण निकला था ना, तब कहते हैं कि टू वर्ड्स फ्रीडम इसको नाम दिया गया था। अल्मोड़ा जेल में लिखी थी, ये इनकी आत्मकथा थी। विश्व इतिहास की झलक, ग्लिम्पस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री विद्यार्थियों इंदिरा को लिखे पत्रों का ये संग्रह थी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया 1944 में अहमदनगर जेल में लिखी थी। ए बेंच ऑफ वर्ल्ड लेटर्स, ये इनकी एक किताब थी, ये इनका एक नारा कह सकते हैं। तो पूरा ही प्रश्न ये इंपॉर्टेंट है नेहरू जी के बारे में। आज की क्लास का कोई मैं बताऊं कि सबसे मोस्ट प्रश्न है तो ये प्रश्न है, आप अच्छे से इसको तैयार कर लेना। जो जो बातें मैंने नेहरू जी के बारे में बताई है, चाहे उनकी प्रारंभिक जीवन के बारे में हो या फिर वो जो लिबर्टी वाली संस्था अध्यक्ष सरोजिनी नायडू वाली बात याद रखना, कांग्रेस की अध्यक्षता की गतिविधियां थोड़ी बहुत याद रख लेना, और बाकी जो इनकी पुस्तकें हैं इनफ है विद्यार्थियों। और मेरी ओर से जवाहरलाल नेहरू पूरा है, इसकी पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे शायद आपको उपलब्ध हो जाए ना। रामुता रीडिंग ऑफिस के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन कर लेना। और मुझे लगता है कि इसकी पीडीएफ वैसे भी टीम लगभग भेजती रहती है, एक दो को क्लास की नहीं भेजी होती, आज मैं कोशिश करूंगा कि वो सेंड करवा दूं, ठीक है। अब हमारे दो व्यक्तित्व बचते हैं, एक तो भीमराव अंबेडकर बचता है, कल इसकी क्लास हो जाएगी। फिर हमारे गांधी जी बचते, 2 या 3 दिन में ये दोनों क्लासें कंप्लीट हो जाएगी। और मेरी ओर से भारतीय इतिहास का जो स्कूल व्याख्याता प्रथम पेपर का पोर्शन पूरा हो जाएगा। इसके बाद में मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से बता दूंगा कि राजस्थान इतिहास कैसे क्या करना है। वैसे मैं पूरा स्कूल व्याख्याता संस्कृत के बाद में वापस मैं इस बेंच को पूरा करवाऊंगा, है ना। और 10 नवंबर से हमारा
बैच शुरू हो रहा है भारतीय इतिहास का। 10 नवंबर से भारतीय इतिहास का बैच प्रारंभ हो रहा है, तो उसका भी एक शानदार रिस्पॉन्स रहा है। उम्मीद है कि अभी तक जो हमने अच्छा किया है निःशुल्क के रूप में, मेरा जो प्रयास है, और ये तीसरा प्रयास मेरा रहेगा, बेस्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगली क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।